इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। सेकंड क्लास है ये। फर्स्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, इस एग्जाम्पल तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इनकम टैक्स क्या है। डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स है। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। जो कि लेवी किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? टोटल इनकम। कब की टोटल इनकम? प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम। किसकी टोटल इनकम? हर पर्सन की। यानी कि इनकम टैक्स क्या है? टैक्स है, लगा दिया, लगाया किस पे? टोटल इनकम। किसकी? एवरी पर्सन। ज़िंदगी भर की क्या? नहीं, सिर्फ पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की। ठीक। अब आगे उसने अ पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ये सब लिखा हुआ है। इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे जाके समझेंगे। ठीक। तो बस अभी के लिए मोटा मोटा हमको ये समझ में आता है इनकम टैक्स क्या है। टैक्स जो कि लगाया जाता है टोटल इनकम पे। किसकी टोटल इनकम? सारे पर्सन की। कब की टोटल इनकम? प्रीवियस ईयर की। आगे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के 5 कंपोनेंट्स: इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। इसमें ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। देखो, सबसे पहले ना कोई भी बिल आता है, बिल पेश किया जाता है, फिर उसके बाद जब उसको असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, तो वो एक्ट बन जाता है। मतलब बोथ हाउसेज में पास हो और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाए तो वो एक्ट बन जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। कब आया? वो तो डेट पे ही पता चल रहा है। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन है। कितने स्केड्यूल है? 14 स्केड्यूल है। अच्छा, अब आई इम्पोर्टेंट लाइन। 1961 में आया, उसके बाद 2023 चल रहा है अब, तो कोई चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है क्या? कोई अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है हर साल हम एनुअल फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं। एनुअल का क्या मतलब होता है? जो हर साल चीज़ होती हो, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग ऐसे समझ लो, है ना। एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं। आपको मालूम है ना, जो बजट आता है ना, वही है फाइनेंस एक्ट। मतलब पहले तो वो पेश किया जाता है किसी भी एक्ट की तरह, पहले वो बिल होता है और फिर वो जब पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। तो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में हर साल एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट करता है। आगे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है ना, समझने के लिए, है ना। ऐसा कोई पूछने नहीं आने वाला। फाइनेंस एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स देखो, एडमिनिस्ट्रेशन करना था। अरे इधर से उधर घूम रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन करना था किसका? डायरेक्ट टैक्स का करना था। तो एक बोर्ड बनाया गया, उसका नाम रखा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। प्यार से हम CBDT कहते हैं। अब CBDT के पास है शक्तियाँ, एम्पावर्ड। कैसी शक्तियाँ? रूल्स बनाने की शक्तियाँ। किस लिए बनाता है रूल्स? ताकि एक्ट का स्वचालन सही से होता रहे। क्योंकि इसका काम क्या है? किस लिए लेके आए हम इस बोर्ड को? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स के लिए। For the proper administration of Income Tax Act 1961, the CBDT frames rules. These rules are collectively called Income Tax Rules 1962. अब मतलब इंग्लिश का हिंदी क्या ही करूँ मैं इसमें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स। वो बोल रहा है कि सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना भैया, इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने हैं तुमको। और हर साल जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आते हैं ना, वो भी पढ़ने हैं तुमको, है ना। काफ़ी चीज़ें पढ़नी है तुमको। अभी सर्कुलर नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं ना हमको। सर्कुलर नोटिफिकेशन से याद आया, आगे हम चलते हैं। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर क्या होते हैं? CBDT बनाता है इनको भी। कैसे? टाइम टू टाइम बनाता है ना। किस लिए? स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो CBDT क्या करता है? देखो सुनो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं तुमको बताता हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखो, जनता में था, लड़ाई का माहौल हो चुका था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे करे वैसे करे। एक कह रहा था कि ऐसे करें, एक कह रहा था ऐसे करें। तो CBDT बोलता है कि सुनो, तुम सब पागल हो, मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ। तो CBDT क्या करता है? सर्कुलर इशू कर देता है, जो कि गाइडेंस की तरह काम करते हैं। किसके लिए? ऑफिसर्स और SSCs के लिए। पर
डिपार्टमेंट जो है यानी कि ऑफिसर जो हैं, डिपार्टमेंट जो है वो है बाउंड बाय सर्कुलर। वो जब भी असेसमेंट करेंगे वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग करेंगे। पर जो असेसी है वो बाउंड नहीं है, तो वो सिर्फ बेनिफिशियल सर्कुलर का इम्पैक्ट लेना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है। आगे हैं हम नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन क्या होता है? देखो, अब तुमने बोला 1961 में एक्ट आया सर। भैया 2023 में अब तक इसमें इतने सारे चेंजेस थे, है ना। तो हमने हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट लेके आ गए। अब पर अगर कोई चेंज करना है तो एक साल का रुकना पड़ेगा क्या हमको? अगली फरवरी तक रुकना पड़ेगा क्या? नहीं। नोटिफिकेशन क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बीच में ही नोटिफिकेशन लागू कर देती है जिसकी वेटेज हैव सेम लीगल वेट एज लॉज। नोटिफिकेशन की सेम लीगल वेटेज होती है एज लॉज, वो लॉज की तरह ही काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है नोटिफिकेशन ताकि वो इफ़ेक्ट कर पाए प्रोविजंस को। ऐसे समझ लो कि एक साल का वेट ना करना पड़े, उसलिए नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं वो। ठीक। CBDT is also empowered to make amend rules for the purpose of the act by issuing notification। अब देखो, एक बात समझने की है, नोटिफिकेशन इशू कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि कौन से किसके प्रोविजंस को इम्पैक्ट कर पाए? एक्ट, है ना। एक्ट किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो नोटिफिकेशन इशू कर रहा है ताकि एक्ट के प्रोविजंस को इम्पैक्ट कर सके वो, मतलब एडिशन डिलीशन करना है उसको साल के बीच में। और CBDT जो कि इनकम टैक्स रूल्स बना रहा था, है ना, जो कि इनकम टैक्स रूल्स बना रहा था, वो भी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है ताकि वो ऐड या डिलीट कर पाए किसको? रूल्स को। ठीक। आ गया है केस लॉज पे। केस लॉज क्या कह रहा है? देखो, कई बार हम केस लॉज की भी सहायता ले सकते हैं। अब देखो, मैं अगर किसी स्टेट में काम कर रहा हूँ, उस स्टेट का जो हाईएस्ट वो होगा कोर्ट, मतलब पूरी कंट्री का तो एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, पर एक स्टेट का भी हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट की जजमेंट उस स्टेट में लागू हो सकती है। आप जाके हाई कोर्ट में ये बोल सकते हो कि देखो, हमारे हाई कोर्ट ने उस साल ये जजमेंट दी थी, है ना, तो ये लागू होनी चाहिए, है ना, XYZ। पर एक स्टेट के हाई कोर्ट की दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में केस लॉ नहीं चलता। ठीक। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ऑल ओवर द कंट्री चलता है। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो, तुमने वो पिक्चर ही नहीं देखी, सुप्रीम कोर्ट का उस साल का जजमेंट इस केस में, फलाना डिमाका केशव भारती केस में, और वो उसमें ऐसा जजमेंट हुआ था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो कई बार हम प्रोविजंस को समझने के लिए, है ना, पिछले डिसीजंस बाय कोर्ट्स भी एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सिमिलर केस में अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे रखा है तो हम उस जजमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, और लॉ लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो भाई पत्थर की रेखा है। डिसीजंस गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अरे अगर क्या नाम है, वही अपना ये यूपी का है ना, प्रयागराज का हाई कोर्ट ही तो है, तो वो यूपी में चलेगा। अब मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई मेरे को बोलेगा नहीं कि भाई फलाना डिमा का यूपी का वो नहीं है ना। तो हाई कोर्ट जो है जिस स्टेट का है उस स्टेट के जुरिस्डिक्शन में लॉज एप्लीकेबल होंगे। मतलब कौन से लॉज? जो हाई कोर्ट कह रहा है पर्टिकुलर केस में। ठीक। आगे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट टुगेदर विद सम डेफिनेशंस।